गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एन फ्रैंक की डायरी। हाँ, डायरी के पन्ने, ठीक है, जिसकी लेखिका है एन फ्रैंक जी। और उन्होंने डायरी के पन्ने नाम से, यानी कि उन्होंने देखिए यहाँ पर ये जो कहानी है, एन फ्रैंक एक छोटी बच्ची है और उसने अपने जीवन काल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको अपनी डायरी में लिखती जाती थी। और अंत में वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते करते एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो उसके घर में सभी परिवार के सदस्यों की मौत हो जाती है, सिर्फ उसके फादर बचते हैं। केवल लास्ट में उनके फादर जब बचते हैं तो उनके पापा ने उसकी मृत्यु के बाद देखा ये डायरी, उसको पढ़ा तो उन्होंने इसको छपवाया था। यानी कि वो पर डे डायरी लिखती थी, जो भी घटित होता था उसे अपनी डायरी के पन्नों में लिखा करती थी। और वही डायरी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या उन्होंने लिखा है डायरी के पन्नों के माध्यम से। हम लोग पढ़ते हैं कैसे लिखती थी, क्या करती थी। डायरी के पन्ने स्टार्टिंग किस दिन से होती, बुधवार का दिन है, 8 जुलाई को फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखना शुरू किया था। 1942 8 जुलाई को बुधवार का दिन था। क्या लिखती, और वो लिखती किसको है, एक उनकी बिल्ली थी, गुड़िया थी कि बिल्ली थी, कहीं गुड़िया बताया गया है, इसमें तो इसमें बिल्ली दिखाया गया। तो वो उसका नाम था किटी, छोटी सी उन्होंने पाल रखा था, पेट्स थी उनकी, उससे वो बहुत प्यार करती थी। तो उसको उनसे कोई बातें नहीं करता था, अज्ञातवास में वो रह रही थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उस गुड़िया को संबोधित करते हुए या उस बिल्ली को संबोधित करते हुए उन्होंने इस कहानी की रचना किया, इस तरह से अपनी डायरी लेखन का कार्य किया है। तो लिखती है, प्यारी किटी, किटी उस कैट को जो छोटी सी उन्होंने पाल रखी थी। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से वर्षों बीत गए हों, इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किटी, मैं जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि रविवार से लेकर के बुधवार आज का दिन है, ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया पलट गई है। और किटी, मैं जिंदा हूँ ये तुम देख सकती हो, लेकिन ये मत पूछो कि कहाँ और कैसे। ये मत पूछो कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार के दोपहर को क्या हुआ। उन्होंने कहा, मैं जो कुछ बताऊंगी वो शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि जिस दिन से मैं तुम्हारे पास से दूर हुई हूँ उस दिन से मैं कहानी लिखती हूँ। रविवार का दिन था और रविवार के दिन क्या होता है, 3 बजे का समय था। हेलो जा चुका था, एक कैरेक्टर है इसमें हेलो, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था, लेकिन उसे दोबारा आना था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। क्योंकि मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसीलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यहाँ लेखिका इनफैक्ट लिखती है कि मैं दोपहर के 3 बजे की बात है, आफ्टरनून 3 o'clock पे, कि मैं अलसाई सी धूप में छत में बालकनी में बैठी हुई थी और पढ़ रही थी। लेकिन मुझे थोड़ा आलस से लग रहा था, तो किसी ने मेरी बेल बजाई और मुझे आलस्य के कारण बेल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। रसोई के दरवाजे पर उन्हें मार्गोट नजर आई, वो बहुत गुस्से में थी। गुस्से में क्यों थी, पापा, मार्गोट उसकी बड़ी बहन है, और पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, गुस्से में आकर के बोलती है कि पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर वानदान उनके पापा के बिजनेस पार्टनर भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। माँ उन्हें देखने गई है। मैं अवाक रह गई थी। माथी ने बेल बजाया, जिसने था उसने वो नोटिस थमाया था मार्गोट को, क्योंकि एन तो ऊपर है, वो गई नहीं है, तो मार्गोट इसीलिए फुसफुसा रही थी। मैं अवाक रह गई। बुलावा, वो आश्चर्यचकित रह गई, अपनी किट्टी को बता रही है वो। मैं आश्चर्यचकित रह गई। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे, वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नीयत के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे। हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे।
ये कहती हैं कि हम अपने पापा को नहीं जाने देंगे, यानी कि यहूदियों के बीच में युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में उनके लिए बुलावा आया था, मार डालते थे। उन्होंने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। मार्गोट ने उस वक्त कहा था कि जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रहे थे, माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई थी कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा था। मतलब ये लोग छुपने के लिए अज्ञातवास में छुपने के लिए कहीं अज्ञातवास में रहना चाह रहे थे। तो ये वानदान का परिवार भी जा रहा था, उनके पापा के मित्र की फैमिली भी जा रही थी। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, हम आगे की बात नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि मम्मी मानदान को देखने गई है, पापा के जो मित्र हैं, बुलावा आ चुका है, हम लोगों को कहीं छुपने की व्यवस्था करनी है, कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इतने में बेल बजती है। लेखिका कहती है शायद ये हेलो ही होगा, दरवाजा मत खोलो। मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। उन्होंने सुन लिया था कि माँ मिस्टर वानदान हेलो से बात करें, तब दोनों ही भीतर आए, दरवाजा खोल दिया और अपने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। जल्दी से अंदर आकर के दरवाजे को बंद कर लेते। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता। जब भी कोई दरवाजे की बेल बजाता, हमारे डर के दोनों बच्चियां बार बार नीचे ऊपर से देखती हैं, तो उचक कर नीचे देखना पड़ता कि पापा आ गए। अपने पापा का इंतजार करती हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे मार्गोट को बाहर भेज दिया गया क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे, तो एन और मार्गोट को दूर भेज दिया गया। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, उसने मुझे बताया था कि बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। उसने बताया कि पापा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, मार्गोट के लिए बुलावा आया था। तो उसने बताया कि इस दूसरे सदमे में मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 वर्ष की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे वहां से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर बातें जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। उनकी माँ ने बताया कि नहीं, मैं मार्गोट को नहीं जाने दूंगी क्योंकि सयानी लड़की 16 साल की है और पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। बुलावा मार्गोट के लिए आया था। उस समय लड़कियों को बुला करके क्या किया जाता था, यहूदियों के द्वारा उनके साथ अत्याचार होता था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को नहीं भेजा और सभी लोग छुपना चाहते थे। अज्ञातवास हम कहकर जाकर छुप जाएंगे शहर में, किसी घर में, किसी किसी परछत्ती पर, कब कहाँ कैसे, ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। लेखिका कहती है कि माँ ने बताया था कि हम लोग कहीं पर भी किसी भी शहर में जाकर के छुप जाएंगे, लेकिन कब कहाँ कैसे, ये सवाल मैं माँ से नहीं पूछ पाई और यही मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मार्गोट और मैंने अपनी पूरी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरने शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं, स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। उन्होंने कपड़े नहीं, अजीबोगरीब चीज़ें भर लिया। थैला उनका भर गया। तब हमने मिस्टर क्रीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। कोई मिस्टर क्रीमेन नाम के कैरेक्टर है, उनको फ़ोन किया एन ने कि वो मेरे घर शाम को आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मीएफ को भी निभा कर ला सके। मीएफ मिस्टर वानदान की पत्नी है। वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर आई। उसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था। सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती जा रही थी। मौसम गर्म था। लेखिका कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में ये कैसा भूचाल आ गया। हमने अपना ऊपर वाला
एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। उसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जान गियेज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी, इसीलिए पापा के करीबी दोस्तों में से थी। उनके पति जान भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर, किताबें मिएप के गहरे बैग जान के जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे लिए अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर खुली। लेखिका को पता था कि बिस्तर पर मेरी आखिरी नींद है, इसलिए वो घोड़े बेचकर मतलब गहरी नींद में सो गई सोचते सोचते, और उनकी नींद सुबह 5 बजे जब मार्गोट ने जगाया तब खुली। किस्मत से यह सबको रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिए थे कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। इतने ज्यादा कपड़े लेकर अटैची में जा नहीं सकते थे ब्रीफकेस में, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अधिक से अधिक कपड़े अपने शरीर पर पहन लिया था, क्योंकि वहाँ जहाँ वो छुपने जा रहे हैं वहाँ पर पहनते क्या, बाजार करने जा नहीं सकते थे। वो कहीं पर अज्ञातवास में छुपने की तैयारी में थी। उन्होंने बताया कि ऐसे लगा कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के लिए बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंट, 1 ड्रेस, उसके ऊपर 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, बरसाती 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, 1 कैप, 1 स्कार्फ, इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन लिया था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था। ज़्यादा कपड़े पहन लो तो घुटन सी फील होती है। लेखिका बताती है मेरा दम सा घुटने लगा था, इतने ज़्यादा कपड़े हमने पहन लिया था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे एंड कैसा लग रहा है तुम्हें। लेकिन सब उलझन में थे, बेचैनी थी, तो किसी को ये नहीं महसूस हो पा रहा था कि एन से पूछे कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मार्गोट ने अपने पहले थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई। फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मुर्तजे की एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी कि जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा था उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। बिल्ली, जिसे कैट या किट्टी कहती हैं, वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। उन्होंने एक नोट से छोड़ा था बगल में पड़ोसी के नाम से कि वो उसकी देखभाल करेगा। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए एक सेर मीट, सारी चीजें ये दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे, कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे। कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल अपनी उस किट्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि किस तरह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, कैसे वो घर छोड़कर कहीं अज्ञातवास में जाती है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लेखिका कहाँ जाती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे अपना जीवन यापन करती हैं, किन किन परिस्थितियों का सामना करती हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। आगे की बात हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद बच्चों।